नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन यूपीएससी में। फैक्ट फॉर प्रीलिम्स में हम 1 अगस्त के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो प्रीलिम्स के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट होंगे ही और डिफरेंट एग्जाम्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है इंडिया और जिम्बाब्वे से रिलेटेड। तो क्या कंटेस्ट है देखते हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच में। किस फील्ड में? जो ट्रेडिशनल सिस्टम है मेडिसिन का और होम्योपैथी का, उस फील्ड में। जो कैबिनेट में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था उसको अप्रूव कर दिया था 3 नवंबर 2018 को, लेकिन उसको फ्रेमवर्क में लाने के लिए अब एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है दो कंट्रीज के बीच, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम जो है हमारा मेडिसिन का और होम्योपैथी का, जिससे दोनों कंट्री को फायदा हो ट्रेडिशनल मेडिसिन में। ऑब्जेक्टिव क्या है? जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वो स्ट्रेंथन करे, प्रमोट करे और डेवलप करे कोऑपरेशन किसकी फील्ड में? जो ट्रेडिशनल सिस्टम है मेडिसिन का, हमारा होम्योपैथी का, इन दोनों कंट्रीज के बीच में, जिससे दोनों कंट्रीज में जो इक्वालिटी का बेसिस है और म्यूचुअल बेनिफिट्स का बेसिस है वो आगे की तरफ बढ़े। और अफ्रीकन नेशंस जो हैं दोस्तों, उसमें जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो मेडिसिन ही है, और डिफरेंट एक्सपोर्ट्स के थ्रू, फूड ग्रेन्स के थ्रू हम उनसे अपने गुड रिलेशंस रखते हैं। अब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है उसके अंदर क्या क्या चीजें आइडेंटिफाई करी गई हैं। एक तो प्रमोशन, किस चीज का? टीचिंग, कि वो जो ड्रग है वो किस प्रकार से बन रही है, क्या उसके पीछे साइंटिफिक और एजुकेशनल थिंग्स जुड़ी हुई हैं। प्रैक्टिस, ड्रग एंड ड्रगलेस थेरेपीज, इन चीज के स्कोप में हम उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो हमारे बीच साइन हुआ है उसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे। सप्लाई, सप्लाई किस चीज की? मेडिसिन मटेरियल की, और जो नेसेसरी आइटम है उस मेडिसिन को बनाने के लिए उसकी सप्लाई को हम तेजी से आगे की तरफ करेंगे। एक्सचेंज, एक्सचेंज किस चीज का? जो प्रैक्टिशनरी हैं, जो उस चीज को बनाते हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनकी जो नॉलेज लगी हुई है उसको बनाने में, उस चीज का एक्सचेंज होगा, जिससे जिम्बाब्वे भी अपने क्षेत्र में इस चीज को डेवलप कर सके। एकोमोडेशन, मतलब कि जो साइंटिस्ट होंगे, इंटरेस्टेड साइंटिस्ट होंगे, उनको रिसर्च की अच्छे से सुविधा मिलेगी, एजुकेशनल चीजें मिलेंगी, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में अच्छे से चीजें मिलेंगी। म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन है पैरो फार्माकोपीज का और फॉर्मरीज का। फार्माकोपीज मतलब इसमें कैसी कैसी फार्मा की चीजें जुड़ी हैं इस मेडिसिन से और क्या क्या फॉर्मूले यूज हुए हैं। और इसमें म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, जो अवॉर्डेड होगी सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ द पार्टीज, मतलब इंडिया में भी और जिम्बाब्वे में भी। तो हम एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहे हैं जिम्बाब्वे के साथ मेडिसिन के क्षेत्र में, जिससे वो भी अच्छे से डेवलप हो सके, क्योंकि अफ्रीकन नेशंस में डिजीज बहुत है, मालन्यूट्रिशन बहुत है, इस वजह से वहाँ के लोग जो पेशेंट हैं उनकी बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीकों से तबीयतें खराब होती हैं। तो हमें वहाँ पर इफेक्ट डालना है जहाँ से हम अच्छा आउटकम भी ले सकें, अपना एक्सपोर्ट भी बढ़ा सकें, अपनी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा भी सकें दोस्तों। ठीक है, अब इसमें कहा जाता है स्कॉलरशिप मिलेगी, एजुकेशन, जो बच्चे एजुकेशन लेंगे, ट्रेडिशनल प्रिपरेशन होगी, कि जो रेसिप्रोकल बेसिस है हमारा क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स का, उनको कैसे हम लॉस के थ्रू एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। और जो क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स हैं, हमारी जो रेस्पेक्टिव कंट्रीज के लॉज हैं, मतलब इंडिया के जो कानून हैं और जिम्बाब्वे के जो कानून हैं, उनके तहत एक मिडिल आइडिया निकाल के हम एक दूसरे से अपनी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं, जो साइंटिस्ट का क्राइटेरिया है, फॉर्मूला है, वो कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं और म्यूचुअल कॉपरेशन करेंगे, जिससे दोनों कंट्रीज की ग्रोथ हो दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड। क्या कंटेक्स्ट है देखते हैं। इंडिया यूएन का डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड रोल, जो इंडिया को कोविड-19 से लड़ने में मदद करता है, तो इसको जो साइन करा गया था, ये इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 2017 में। इसका एम्बिशन एजेंडा क्या था? कि प्रमोट करेंगे मल्टीलेटरलिज्म। मल्टीलेटरलिज्म मतलब कि आप जो कंट्रीज हैं डिफरेंट, वो किसी एक कंट्री पे डिपेंड ना रहें। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान है, वो चाइना पे डिपेंड रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो डिफरेंट कंट्रीज पर भी डिपेंड रहते हैं। तो ये होता है मल्टीलेटरलिज्म का फॉर्मूला। मोनोपोली नहीं है किसी की भी, और शेयर्ड प्रोस्पेरिटी की, हर एक देश में उन्नति आए। एम क्या है? जो सपोर्ट ड्राइवन हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, उनको अच्छे से प्रोजेक्ट करा जाए और डेवलपिंग कंट्रीज उनको अच्छे से इंप्लीमेंट करें। और
फोकस करा जाना चाहिए लीस्ट डेवलप कंट्रीज की तरफ, जो कम डेवलप्ड हैं, जैसे कि अफ्रीकन नेशंस। ठीक है, तो ये इसका मकसद था। तो जो फंड है वो सपोर्टेड है और इंडिया गवर्नमेंट के साथ भी इसको मैनेज करा गया है। और कौन कौन इसको मैनेज कर रहे हैं? UNOSS, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन। साउथ साउथ कोऑपरेशन मतलब जो साउथ कंट्रीज हैं उनका आपस में कोऑपरेशन। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं साउथ में, वो लीस्ट डेवलप कंट्री को कोऑपरेट करें। जो करंट ऑपरेशन है फंड की वो ये है, $1 मिलियन अप्रूव्ड हुए थे अर्जेंट बेसिस पे 5 मेडिकल वेंटिलेटर्स इन एंटीगुआ एंड बरबूडा के लिए। और नरोआ में जो टोटल बजट था वो $10 लाख का था, वो अप्रूव्ड हुआ था UNDP और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसमें मेडिकल इक्विपमेंट और पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट को खरीदा गया था। और $10 लाख का सेंट लूसिया के लिए अप्रूव्ड हुआ था। और इस प्रोजेक्ट का जो अप्रूव्ड हुआ था वो इम्प्लीमेंट करा है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन, UNOSS। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। इसको इस्टेब्लिश करा गया था 1974 में। एक स्पेशल रेजोल्यूशन आया था 3251 क्लॉज 29 आया था इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। जब भी कोई रेजोल्यूशन आता है तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में आता है, वहां सर्वबहुमति से, मेजोरिटी से पास होता है, फिर वो इम्प्लीमेंट होता है। किस लिए आया था? कि प्रमोट कर सकेंगे, कोऑर्डिनेट कर सकेंगे, सपोर्ट कर सकेंगे साउथ साउथ कोऑपरेशन को और एक ट्रायंगुलर कोऑपरेशन को ग्लोबली, और एक यूनाइटेड नेशन सिस्टम को हम मेंटेन कर सकेंगे। उसके लिए ये आया था दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज है ड्रोन से रिलेटेड, एरियल सीडिंग से रिलेटेड। तो क्या कंटेक्स्ट है देखते हैं दोस्तों। एरियल सीडिंग इन अरावलीज, IIT कानपुर ने इस स्टार्टअप को बैक किया है, मतलब बना डिजाइन किया है। जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसका जो अरावली का एरिया है, जो हरियाणा गवर्नमेंट में टच होता है, हरियाणा स्टेट में टच होता है, उसको एरियल सीडिंग करी जा रही है। अब इसका क्या मतलब है? ये एक पायलट बेसिस का प्रोजेक्ट है। पायलट बेसिस क्या होता है? कि किसी प्रोजेक्ट को जांच करना। मान लीजिए कोई ट्रेन चल रही है, वो दिल्ली से मान लीजिए आपकी गाजियाबाद तक चली न्यू ट्रेन, तो वो जांच हो रही है कि ये पायलट प्रोजेक्ट है कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये किस लिए है? जो लो वेजिटेशन डेंसिटी है अरावली और शिवालिक की, उनको ग्रो करने के लिए है। इस मेथड से प्लांटेशन होगी 100 एकड़ में, और ये पायलट प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का एक। फिर इसके बाद बड़े लेवल पर ये प्रोजेक्ट चलेगा। अब एरियल सीडिंग प्रोसेस क्या होता है? ये एक इनोवेटिव टेक्निक है जिसमें मिक्सचर होता है क्ले, कंपोस्ट, चारकोल एंड अदर कंपोनेंट का डेफिनाइट रेशियो में। फिर एरियल डिवाइस के थ्रू लाइक प्लेन्स, हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स के थ्रू उसको फेंका जाता है उस एरिया में जहां पर प्लांटेशन करनी है। इसमें कोटिंग होती है वेरियस कंपोनेंट की, और ड्रॉप करके सीड को फेंका जाता है प्री सेट लोकेशन मतलब कि आपने ड्रोन से लोकेशन सेट कर ली कि यहीं पर फेंकना है, तो वहीं पर फेंका जाता है और स्केटर करा जाता है एयर में। ठीक है, अब ये जो सीड पैलेट्स हैं वो जर्मिनेट होते हैं, मतलब उसमें जो उगाव होता है, जो फूल बनते हैं, जर्मिनेशन जो होता है वो मॉनसून के टाइम पे होता है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं सीड कोटिंग के अंदर, और ये सीड को जो बीज होता है उसको इनिशियल फेज जो होता है ग्रोथ का, उसमें मदद करते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं? इस टेक्नोलॉजी को बून करना पड़ेगा हमें और एरियाज में, जिससे जो रेस्ट ऑफ सिविलाइजेशन बची है प्लांटेशन से, वहां पर भी सिविलाइजेशन हो जाए। फायर एंड फॉरगेट का मतलब क्या है? आपने एक बार प्रोसेस कर दिया सीड जर्मिनेशन का, मतलब सीड को जर्मिनेट कर दिया, तो आपको अटेंशन देने की कोई जरूरत नहीं है सॉइल की तरफ, वो खुद ही अपना काम सारा करती हैं। और जो टर्मिनेट होता है, जो प्रोसेस है हमारा प्लगिंग का और डिगिंग होल्स का सॉइल के अंदर, वो सबसे ज्यादा लेबर इंटेंसिव काम होता है कि सॉइल को खोदना, तो ये सब काम नहीं करना है। जो सॉइल के मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो खुद प्लांट को ग्रो करने में मदद करेंगे। अब बात करते हैं अरावली रेंज की। जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट सेपरेट हुई थी ओशियन के थ्रू, ठीक है, ओशियन के अंदर, तो एक नई माउंटेन रेंज बनी थी 692 किलोमीटर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, जो दिल्ली के पास
और हरियाणा, राजस्थान एंड फाइनली गुजरात में ये खत्म हो। ठीक है, तो अरावली माउंटेन्स, और ये ओल्डेस्ट माउंटेन है, ये हिमालय से भी ओल्ड है अरावली। ठीक है, हाईएस्ट पीक कौन सी है इसकी? गुरु शिखर। शायद ये गुरु शिखर राजस्थान में, आप एक बार सर्च कर लीजिएगा। इसकी हाइट है 1722 मीटर, तकरीबन 5650 फीट। नेक्स्ट न्यूज है ब्रिक्स से रिलेटेड, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। क्या कंटेक्स्ट है देखते हैं। जो 6 ब्रिक्स की एनवायरमेंट मीटिंग थी वो हेल्ड हुई रशिया में। जितने भी एनवायरमेंट मिनिस्टर थे ब्रिक्स कंट्रीज के, उन्होंने पार्टिसिपेट करा। अब इंडिया ने क्या क्या बातें रखी? इंडिया ने हाईलाइट करा कि हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ, और हम एक अलग से इनिशिएटिव ले रहे हैं कि हम एयर पोल्यूशन को कैसे कम करें, मराइन लिटर मतलब जो समुद्र के अंदर गंदगी है उसको कैसे कम करें, और रिवर को कैसे साफ करें। एयर क्वालिटी इंडेक्स पे भी हम काम कर रहे हैं। जो 2015 में 10 सिटीज थी हमारी एयर क्वालिटी में अच्छे पे, अब 122 सिटीज हैं। और इंडिया ने कहा कि इंडिया ने डिस्कस किया कि जो लास्ट ईयर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को लॉन्च करा गया था, उसका जो पर्टिकुलेट पॉल्यूशन को रिड्यूस करने का लेवल है 20-30%। मतलब 2017 में जो लेवल था पर्टिकुलेट पॉल्यूशन का, उसको 2024 तक 20 से 30% कम कर दिया जाएगा। उस पर भी हम अच्छे से काम कर रहे हैं। तो इंडिया ने अफर्म करा कि जो जितने भी बेस्ट प्रैक्टिस हैं एनवायरमेंट मैनेजमेंट को कंट्रीज को, वो डिस्प्ले करी। और यूनियन मिनिस्टर ने एक्सटेंड किया जो इनविटेशन था ब्रिक्स नेशंस का, और अपकमिंग जो एनवायरमेंट मीटिंग है वो हेल्ड होंगी इंडिया में 2021 में। अब ब्रिक्स के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी में, और डिफरेंट एग्जाम्स भी पूछते हैं। ब्रिक्स की फुल फॉर्म ब्राजील, इंडिया, चाइना, रशिया। ये पहले ब्रिक था, ठीक है। साउथ अफ्रीका इसमें बाद में जुड़ा तो ये ब्रिक्स हो गया। टुगेदर जो ये पॉपुलेशन कितनी है इन 5 कंट्रीज की, जो पूरे वर्ल्ड की 42 पॉपुलेशन को ये कवर करते हैं, 42%, 30% टेरिटरी, 80% ग्लोबल ट्रेड और 23% ऑफ द जीडीपी। समझ रहे हैं आप कितना बड़ा, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां हम पूरी ये जो 5 नेशंस हैं ये पूरे वर्ल्ड पर एक अच्छे से कोऑपरेट और मैनेज कर सकते हैं। लेकिन चाइना की वजह से ये थोड़ा ब्रिक्स का जो समिट है ये डगमगाता रहता है दोस्तों, और ये एक फॉर्मली समिट बनके रह चुका है। इनका जो हेडक्वार्टर है 2019 में, इसका हेडक्वार्टर फॉर्म्ड हुआ था 2019 में, और इसका हेडक्वार्टर चाइना शंघाई में है। जो एवरी ईयर मेंबर कंट्रीज एनुअल मीट करती हैं, ठीक है, तो और अपने अक्रॉस द वर्ल्ड कैसे कैसे हमने काम किया वो डिस्कस करती हैं दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज है अर्जुन अवार्ड। क्या कंटेक्स्ट है देखते हैं। अर्जुन अवार्ड जो सिलेक्शन कमिटी है अर्जुन अवार्ड की, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020। अब अर्जुन अवार्ड जो इंक्लूड होते हैं इस कमेटी के अंदर, वो राजीव गांधी खेल रत्न, द्रोणाचार्य अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार अवार्ड, मौलाना अब्दुल कलाम माका ट्रॉफी। कमेटी के बारे में बात करते हैं। इसमें रिटायर्ड जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट मुकुद्दकम शर्मा को चेयरपर्सन बनाया गया है कमेटी का, और कमेटी के अंदर एमिनेंट पर्सनैलिटी भी हैं जैसे वीरेंद्र सहवाग, सरदार सिंह हॉकी, मोनालिसा बरुआ मेहता टेबल टेनिस दोस्तों, दीपा मलिक पैरा एथलीट, वेंकटेशन देवरंजन बॉक्सिंग। आप कमेटी के बारे में ये पूछा जाए कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस होते हैं, यस। फेमस एमिनेंट पर्सनैलिटीज होती हैं, यस। स्पोर्ट्स कमेंटेटर्स होते हैं, यस। जर्नलिस्ट होते हैं स्पोर्ट, यस। तो कमेटी के डाइवर्सिफिकेशन को आप याद रखेंगे। ये पूछा जा सकता है कि कमेटी के अंदर कौन कौन लोग होते हैं। आप ये मत सोचिएगा सिर्फ स्पोर्ट्स के ही लोग होते हैं, नहीं। रिटायर्ड चीफ जस्टिस चेयरपर्सन होते हैं और डिफरेंट मेंबर्स होते हैं कमेटी के दोस्तों। तो उसमें यही बात बताई गई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की, पोलर बियर की। पोलर बियर एक्सटिंक्ट हो रहे हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि आइस मेल्ट हो रहा है। तो कंटेक्स्ट क्या है देखते हैं। इसमें लिखा है कि 2100 मतलब जो हमारी 22 शताब्दी होगी तब तक पोलर बियर एक्सटेंट हो जाएंगे। क्यों? ये रिपोर्ट दी गई है नेचुरल क्लाइमेट चेंज के द्वारा। रिसेंट स्टडी से पता करा गया है जो बहुत से पोलर बियर हैं वो एक्सटेंट हो जाएंगे 2100 तक, मतलब आपका जो 22वीं शताब्दी होगी तब तक, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो अपने करंट ट्रैक पर अगर चलता रहा तो वो एक्सटेंट हो जाएंगे। इसमें कहा जाता है रिपोर्ट के अंदर कि रिप्रोडक्टिव फेलियर भी
देखा जा रहा है और देखा जाएगा 2040 तक जो रिड्यूसिंग नंबर है ऑफ स्प्रिंग्स के, मतलब जो रिप्रोडक्शन में जो कमी आ रही है पोलर बियर की, वो भी बहुत ज़्यादा आ रही है और पॉपुलेशन मेंटेन भी नहीं हो पा रही है इनकी। रीज़न क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि पोलर बियर का जो एक्सटेंट है, ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन है ये, कि जो पोलर बियर का एक्सटेंट हो रहा है और जो रिपोर्ट आई है नेचुरल क्लाइमेट चेंज के द्वारा, उसके रीजन क्या क्या है, ठीक है, और क्या कारण हो सकते हैं। सिंपल ऑप्शंस होते हैं लेकिन कुछ ऑप्शंस ऐसे डाल देते हैं जिसकी वजह से माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो इसमें रीजन क्या क्या है, एक तो सबसे पहला रीजन ये है, जो पोलर वंडरिंग है वो कहाँ रहते हैं, पोल्स की तरफ रहते हैं, सॉरी पोलर बियर जो रहते हैं पोल्स की तरफ रहते हैं, और आइस कवर और जो सॉफ्ट फूड्स होती हैं वो मैनेज करते हैं। लेकिन जो हमारा डिक्लाइनिंग रेट है, हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग का रेट है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और इनका जो डिक्लाइनिंग रेट है वो भी 12% बढ़ रहा है, और हर डिकेड में, कब से लेकर 1970 से लेकर दोस्तों, ठीक है। और इनको फोर्स हो रहे हैं, मतलब जब आइस खत्म हो जाएगी तो ये कहीं ऑफशोर पे जाके प्रोडक्ट रुक रहे हैं, तो वहां पर प्रोडक्टिव वाटर नहीं है, तो इस वजह से भी ये डिक्लाइन हो रहा है इनका जो रिप्रोडक्टिव रेट है। और एडल्ट पोलर बियर जो होता है वो 1 महीने तक फास्ट रख सकता है, समझ सक रहे हैं करंट सिचुएशन में। लेकिन इस टाइम क्या हो रहा है, उनको बहुत लंबे लंबे महीनों तक विद खाना नहीं मिल पा रहा है, और जो इनकी नीड है, ध्यान से सुनिएगा, 12,000 कैलोरी डेली इनकी नीड है, जिससे वो अपनी बॉडी हीट टेम्परेचर को मैनेज कर सकें, समझ सकते हैं आप। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि पोलर बियर को 12,000 कैलोरी चाहिए होती हैं, जिससे वो अपनी बॉडी हीट को मेंटेन कर सकें और सस्टेन कर सकें ऐसे आइसी रीजन में, ठीक है। तो इन्हें प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है, इनका जो बॉडी सिस्टम है वो वीक हो जा रहा है डे बाई डे, इनका जो रिप्रोडक्शन रेट है वो कम हो रहा है, और इनकी जो डेथ रेट है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये पोलर बियर के लिए जो न्यूज़ थी वो मैंने आपको बताई, और हमको इस एनवायरनमेंट लेवल पर काम करना पड़ेगा, वरना हमारी जो आने वाली पीढ़ीज होंगी, जो हमारे आने वाले लोग होंगे, वो ऐसी चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। पोलर बियर को उन्होंने नाम ही नहीं सुना होगा, ठीक है। तो हमें इन चीज़ों पे काम करना है, पॉल्यूशन कम से कम करना है। इंडिविजुअल बेसिस पर भी अगर आप काम लेंगे कि मतलब कूड़ा ना करें, पॉल्यूशन ना करें, तो भी देश आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूं। इसकी जो पीडीएफ है 1 अगस्त से मैंने सारी पीडीएफ डालनी शुरू करूंगा, क्योंकि पिछली पीडीएफ को टेलीग्राम ने स्पैम कर दिया, वो डिलीट करनी पड़ी मुझको। तो 1 अगस्त से रोज पीडीएफ डलेगी और टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मैं इस लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करता हूं। थैंक यू एवरीवन।